Once again, welcome to ANT Academy. Today we are going to discuss the one of the very important topic or one of the very important aspect of financial management, that is working capital requirement, or you may say working capital management. ठीक है. So before we start our discussion, the very first point is that what is working capital? कि भाई working capital क्या होता है? So working capital is nothing but the difference of current asset and current liability. So working capital is equal to current asset minus current liabilities. तो जब आप सम सॉल्व करोगे तो उस क्वेश्चन में आपको वेरियस करंट एसेट और वेरियस करंट लायबिलिटीज दिया होगा. अब वो करना क्या है, उन एसेट और लायबिलिटीज का वैल्यू फाइंड करना है और उनको और आपको करंट लायबिलिटी को करंट एसेट से लेस कर देना है, आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल. ठीक है. ओके. सो अब वैल्यूएशन के रूल्स क्या है? ठीक है, क्योंकि देखो ये सारा चैप्टर डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन के ऊपर कि आप किस तरीके से एसेट और लायबिलिटी को वैल्यू करोगे. तो मैंने क्या किया, मैंने इसको पूरा सा ना पूरा तोड़ दिया है और एकदम सीक्वेंस में आपको मैंने दे दिया कि किस तरीके से कौन सी पर्टिकुलर आइटम को वैल्यू करना है. तो अगर आपको ये वैल्यूएशन के रूल्स याद रह जाते हैं तो बिलीव मी चैप्टर कंप्लीटली इजी तरीके से आपको समझ जाएगा. ठीक है. ओके. मैं यहाँ से इसको गो थ्रू करूँगा तो आपको शायद याद ना हो, तो इसलिए क्या करता हूँ, मैं इसका जो लिंक है ये आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो रेफरेंस के लिए. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की. स्टॉक मतलब जो गुड्स आपका अनसोल्ड है. अब कैसा है कि यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोसेसिंग का, मतलब कोई कंपनी जो प्रोडक्शन करती है. तो जब आप प्रोडक्शन करोगे तो आपके पास रॉ मटेरियल भी होता है, आपके पास फिनिश गुड्स भी होता है, और कुछ ऐसा गुड्स होता है जो अभी इनपुट हुआ है, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है लेकिन कंप्लीट बन के तैयार नहीं हुआ है. तो उसको हम कहते हैं WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस. सो जब बात आएगा रॉ मटेरियल का, तो रॉ मटेरियल का वैल्यू करोगे रॉ मटेरियल के वैल्यू पे, मतलब क्वेश्चन में क्लियर कट दिया होगा आपको कि ये रॉ मटेरियल है, इसका इतना वैल्यू है. ठीक है. तो रॉ मटेरियल वैल्यू होगा रॉ मटेरियल के वैल्यू पे, जबकि फिनिश गुड्स वैल्यू होगा टोटल कॉस्ट पे. अब देखो जब मैं कहता हूँ टोटल कॉस्ट, तो कॉस्ट के कितने एलिमेंट हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है जो आपका कॉस्ट है उस कॉस्ट में क्या आएगा, तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स. ठीक है ना. तो आपका फिनिश गुड्स है वो वैल्यू होगा टोटल कॉस्ट पे, दैट इज रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड. इन तीनों को ऐड करके जो आएगा वो वैल्यू आपका होगा फिनिश गुड्स का. ओके. नाउ बात आती है स्टॉक ऑफ WIP की. सॉरी, सो WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस. अब देखिए एक बात ध्यान से सुनना, जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको इनपुट तो करना ही पड़ता है. सो रॉ मटेरियल तो इट इज एज्यूम कि भाई रॉ मटेरियल तो हमने कंप्लीटली इनपुट किया ही है, लेकिन जो गुड्स बन के तैयार नहीं हुआ उसके ऊपर थोड़ा काम हुआ है, थोड़ा काम होना बाकी है. अब कितना परसेंटेज हुआ कितना परसेंटेज नहीं हुआ ये आपको मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि भाई एवरेज कि 50% हुआ 50% नहीं हुआ. तो जब आप स्टॉक ऑफ WIP को रिकॉर्ड करोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल आप लोगे 100%, वेरएस लेबर और ओवरहेड्स को आप लोगे 50% पे, 50% ऑफ लेबर एंड 50% ऑफ ओवरहेड. ठीक है. तो स्टॉक ऑफ WIP इज वैल्यूड एट 100% of raw material plus 50% of wages and plus 50% of overheads. Okay. Now debtors. तो debtors वैल्यू होगा आपका सेलिंग प्राइस पे, और अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो कॉस्ट टोटल कॉस्ट पे. अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो ही टोटल कॉस्ट पे, अदरवाइज ऑलवेज सेलिंग प्राइस पे. ठीक है. ओके. डेटर्स मीन्स द पर्सन टू वूम यू हैव सोल्ड द गुड्स, जिसको आपने सेल किया है. इन सिंपल कस्टमर आपका, तो कस्टमर को आप सेल्स करते हो तो सेलिंग प्राइस पे जाएगा. ठीक है. नाउ मूविंग फर्दर टू क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स मतलब वो पर्सन जिससे आपने गुड्स को परचेज किया है, मतलब आपका सप्लायर जिसने आपको गुड्स सप्लाई किए हैं. तो हम परचेज क्या करेंगे यहाँ पे, तो रॉ मटेरियल, तो क्रेडिटर्स वैल्यू होगा आपका रॉ मटेरियल पे. ठीक है. ओके. नाउ मूविंग टुवर्ड्स वेजेस और ओवरहेड्स. तो वेजेस दैट इज लेबर और ओवरहेड्स, तो इसका भी आपको रेट क्वेश्चन में दिया होगा, तो वो रेस्पेक्टिव वैल्यू पे आपको इसको रिकॉर्ड करना है रेस्पेक्टिव वैल्यू पे. ठीक है.
एंड लास्टली कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, और नहीं दिया तो टेंशन कम है, लिखना ही नहीं, ठीक है। ठीक है, सो कैश एंड बैंक बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा, तो जो दिया है वो वाली पे आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पूरे क्वेश्चन का डिफाइनिंग थिंग है वो कि आपका जो एस्टिमेशन चलेगा वो एस्टिमेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डेज, वीक और मंथ डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन गिवन। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे डिपेंड होगा कि एस्टिमेशन कैसे करना है। एस्टिमेशन आइदर नंबर ऑफ डेज में होगा, नंबर ऑफ वीक में होगा या नंबर ऑफ मंथ में होगा। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन ऊपर का सब छोड़ दीजिए फिलहाल फॉर द इन्फॉर्मेशन। द कंपनी एक्सटेंड 2 month क्रेडिट, द कंपनी मेंटेन्स 1 month स्टॉक, द कंपनी मेंटेन्स 1 month स्टॉक, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बात कर रहा है मंथ मंथ मंथ, मतलब हमको एस्टिमेट करना है वर्किंग कैपिटल मंथ के लिए। क्वेश्चन चेंज करते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे वो कहता है रॉ मटेरियल इज ऑन 8 week क्रेडिट, रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 8 week, प्रोसेसिंग पीरियड इज ऑफ 2 week, है ना, फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 10 weeks, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बात कर रहा है नंबर ऑफ वीक का। तो जब आप इस सम को सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे इसको फॉर वीक, मीन्स एस्टिमेशन चलेगा पर वीक के हिसाब से। एंड जब ये सम को सॉल्व करोगे, यहाँ पे बात हुआ है मंथ का, तो एस्टिमेशन होगा आपका मंथ के हिसाब से। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो एस्टिमेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डेज, वीक और मंथ डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। और लास्ट में क्या करना है आपको, एक बना लेना है आपका इनकम स्टेटमेंट। तो ये इनकम स्टेटमेंट इज नथिंग बट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होता है, हम इनकम से एक्सपेंस को लेस कर देते हैं, हमको मिल जाता है प्रॉफिट। तो सेम फंडा, तो इनकम स्टेटमेंट में आप पहले सेल्स लोगे और सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस कर दोगे, और यहाँ पे कॉस्ट के एलिमेंट क्या होंगे, तो रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इन तीनों को ऐड करोगे, ये मिलेगा टोटल कॉस्ट, और सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस कर दोगे, आपको आंसर मिलेगा प्रॉफिट। क्लियर? सो बहुत ही सिंपल है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय डेटा एंड सन्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2013-14, ठीक है। द एस्टिमेटेड ईयरली प्रोडक्शन, अब ध्यान देना, क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको दिया प्रोडक्शन ईयरली, मतलब पूरे एक साल का दिया है, बट जो आपको एस्टिमेशन करना है वो कैसे करना है, नंबर ऑफ मंथ में चल रहा है ना। देखिए द कंपनी एक्सटेंड 2 month क्रेडिट, कंपनी मेंटेन्स 1 month स्टॉक, तो एस्टिमेशन हमको मंथ में करना है और प्रोडक्शन दिया हमको ईयरली। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट यूनिट ले लेंगे मंथ में कितना है ना, मंथ के हिसाब से ले लेंगे यूनिट। तो एक ईयर, 1 year कंसिस्ट ऑफ 12 month, तो 12 मंथ्स के लिए 30,000 यूनिट, एक मंथ का कितना। तो चलिए फर्स्ट प्रोडक्शन पर मंथ, तो इज इक्वल टू 30,000 यूनिट डिवाइड बाय 12 मंथ, तो इज इक्वल टू हो जाएगा दिस डिवाइड बाय दिस 2500 यूनिट पर मंथ। तो आप एक मंथ में प्रोड्यूस करोगे 2500 यूनिट। क्लियर? ओके, और अब आगे हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखिए सब कुछ यहाँ पे क्लियर कट गिवन है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट पर यूनिट है ना, दिया हुआ है, ऑलवेज दिया होगा। समझो इफ सपोज नहीं दिया हुआ तो वो आगे की बात है, वो अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बट आज सिर्फ बेसिक्स क्लियर करना है। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट शीट पर यूनिट दिया है, तो ये रहा आपका इंफॉर्मेशन। तो सेलिंग प्राइस ₹12, तो ये हो गया ₹12, सेल्स ₹12, रॉ मटेरियल 5, वेजेस 3 एंड ओवरहेड 2, है ना। रॉ मटेरियल 5, वेजेस 3, ओवरहेड 2, 532, ये रहा 532। तो इन तीनों को ऐड कर दोगे, आपको आंसर मिलेगा ₹10, ये आपका टोटल कॉस्ट। और सेल्स में से कॉस्ट को लेस करोगे, आंसर विल बी प्रॉफिट। तो 12 - 10, आंसर प्रॉफिट ₹2। ओके ओके, अब क्वेश्चन पूरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए द कंपनी एक्सटेंड 2 month क्रेडिट टू कस्टमर, कस्टमर मतलब डेटर, तो डेटर आएगा 2 months के लिए। द कंपनी मेंटेन्स स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 month, मतलब रॉ मटेरियल आएगा 1 month के लिए। फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये आएगा 2 month के लिए। और इम्पोर्टेंट, द प्रोसेसिंग पीरियड है ना, द प्रोसेसिंग पीरियड मतलब बात हो रहा है WIP का, तो WIP कितने मंथ्स के लिए आएगा, हाफ अ मंथ।
हाफ मंथ के लिए आएगा, ठीक है। फिर कहता है द कंपनी अलाउड 1 मंथ क्रेडिट टू, सॉरी 1 मंथ क्रेडिट बाय सप्लायर्स, सप्लायर मतलब हमारे क्रेडिटर्स। तो पॉइंट नंबर 1 डेटर एसेट, 2 3 4 अगेन ये आपके स्टॉक, ये आपका एसेट, 5 ये है क्रेडिटर्स सप्लायर, तो ये आपका लायबिलिटी, 6 वेजेस एंड ओवरहेड्स आर पेड 1 मंथ इन एरियर्स, एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग, तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस ओवरहेड्स मींस पेमेंट करना बाकी है, करना पेमेंट देना बाकी है, तो ये आपका अगेन लायबिलिटी, तो वेजेस लायबिलिटी आएगा करंट लायबिलिटी में, ठीक है। और कैश एंड बैंक बैलेंस आपको दिया है 8125, क्लियर यहाँ तक, ओके। सो ये भी आपका अगेन जाएगा करंट एसेट में, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 8, देयर इज रेगुलर परचेज प्रोडक्शन एंड सेल्स साइकिल, कि क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द होल ईयर, मीन्स ड्यूरिंग द ईयर 2013-14 आपने क्या किया है, रेगुलरली परचेज किया है, प्रोडक्शन किया है, सेल्स किया है, मतलब प्रोडक्शन कहीं स्टॉप नहीं हुआ, ना प्रोडक्शन स्टॉप हुआ है, ना परचेज स्टॉप हुआ है, ना सेल्स, रेगुलर बेस पे चला है। और सिमिलरली वो कहता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस वेजेस एंड ओवरहेड्स एक्रू इवनली, कि जो आपका वेजेस और ओवरहेड है ये भी क्या है थ्रू आउट द ईयर इवनली चला है। और लास्ट पॉइंट, डेटर्स आर टू बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स प्राइस बेसिस, डेटर्स को वैल्यू करना है सेल्स प्राइस पे। आप देखिए यहाँ पे दिया है तो भी सेल्स प्राइस पे, नहीं देता तो भी सेल्स पे, देखिए हमारे रूल्स ऑफ वैल्यूएशन है ना। डेटर्स ऑलवेज आएगा सेलिंग प्राइस पे, मेंशन्ड है तो भी सेलिंग प्राइस पे, नहीं मेंशन्ड है तो भी सेलिंग प्राइस पे। प्रॉब्लम कब आएगा, जब मेंशन होगा टोटल कॉस्ट पे, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है आप लोग घाई कर देते हो और घाई में गलती हो जाता है, ठीक है ना। सो अगर वो कॉस्ट पे दिया है तो मैं कॉस्ट पे लूंगा, अगर सेल्स पे दिया है तो सेल्स पे लेंगे, और कुछ मेंशन नहीं किया तो भी सेल्स पे लेंगे, ठीक है। सो डेटर्स वैल्यू होगा सेल्स पे, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है। चलो, तो मैंने प्रोडक्शन पर मंथ फाइंड कर लिया और मैंने इनकम स्टेटमेंट भी फाइंड कर लिया, ओके। अब देखिए रिक्वायरमेंट कैसे फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल है, रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट इनटू रेट, ठीक है ना। यूनिट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ये आपने फाइंड किया ना यूनिट, तो ये आपको यूनिट मिल जाएंगे, फिर रेट दिया है वो रेट आपको यहाँ से मिल जाएगा, और ये नंबर ऑफ मंथ है ये आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन से, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा ना 1 मंथ 2 मंथ 2 मंथ हाफ अ मंथ, तो यहाँ से मिल जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, अगर अगर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट डेज में है तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आएगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन वीक का बात करता तो यहाँ पे नंबर ऑफ वीक आएंगे, बट फिलहाल यहाँ पे बात चल रहा है मंथ का, तो नंबर ऑफ मंथ आएगा। सो बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है, यूनिट लेने हैं, यूनिट को मल्टीप्लाई करना है इनटू रेट, और रेट को मल्टीप्लाई कर देना है मंथ से। तो सिंपल सा फॉर्मूला, रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू यूनिट इनटू रेट इनटू मंथ, यूनिट इनटू रेट इनटू मंथ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, ठीक है ना। सो हेडिंग आ जाएगा यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड 3 कॉलम अमाउंट के लिए। अगर आप 2 कॉलम करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, बट 3 कॉलम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका प्रेजेंटेशन बेटर हो, ठीक है ना। तो अगर अच्छे से करना है प्रेजेंटेशन तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप 3 कॉलम करके चलो, ठीक है, चलेगा। देखिए अब वर्किंग कैपिटल क्या था, तो वर्किंग कैपिटल था आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो पहले करंट एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर उसमें से करंट लायबिलिटी को लेस कर देंगे। तो हमने देखो यहाँ वही किया है, पॉइंट नंबर ए करंट एसेट, तो पहले सारे करंट एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद उसमें से करंट लायबिलिटीज को लेस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए करंट एसेट, उसमें पॉइंट नंबर 1 दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में सबसे पहले लाइन वाइज रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, तो पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल का, ठीक है। तो ध्यान से ये रहा क्वेश्चन, ये पॉइंट नंबर 2, द कंपनी मेंटेन्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल कितने मंथ का है, 1 मंथ का है, ओके। सो ध्यान से ये आपका फॉर्मूला, रिक्वायरमेंट क्या होगा, यूनिट इनटू रेट इनटू नंबर ऑफ मंथ, तो यूनिट 2500, रॉ मटेरियल का रेट क्या है, रॉ मटेरियल का रेट 5 है, और कितने मंथ का है, तो यहाँ पे दिया ना 1 मंथ, रॉ मटेरियल 1 मंथ, तो रॉ मटेरियल 1 मंथ के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू यूनिट 2500 मल्टीप्लाई बाय रेट 5, कितने मंथ्स के लिए, तो 1 मंथ के लिए। हो गया काम आपका, कितना सिंपल है।
नाउ सेकेंडली हम बात करेंगे स्टॉक ऑफ WIP का। तो देखिए अब भी हमने यहाँ पे बात किया था कि जब हम बात करेंगे WIP का तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को लेंगे 100% और बाकी दोनों को 50-50%। ओके, सो चलिए WIP मतलब प्रोसेसिंग साइकिल, तो कहता है द प्रोसेसिंग पीरियड इज हाफ अ मंथ, है ना। पॉइंट नंबर 4 कि प्रोसेसिंग पीरियड क्या है, हाफ मंथ का है। तो जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे ध्यान से रॉ मटेरियल यूनिट 2500, रेट ₹5 है ना। ये देखिए यहाँ पे रेट ₹5 है रॉ मटेरियल का। लेकिन अब देखिए मंथ, मंथ कितना है, तो मंथ हाफ है, हाफ मतलब 1/2 इंटू हाफ। और कितना परसेंट लेना है, 100%, तो इंटू 100% इज इक्वल टू 6250। क्लियर। फिर से देखिए ध्यान से, यूनिट 2500, रेट कितना है ₹5, कितना मंथ है, हाफ मंथ, तो 1/2। और कितना परसेंट लेना है, तो 100%, तो 100 इंटू 100%। ये हो गया आपका रॉ मटेरियल। नाउ वेजेस और ओवरहेड कितने परसेंट आएंगे, तो वेजेस ओवरहेड 50-50%। तो ओके, वंस अगेन वेजेस, तो वेजेस कितना यूनिट, तो यूनिट सेम है 2500। वेजेस का रेट क्या था, ₹3, तो वेजेस आएगा ₹3, तो वेजेस हो जाएगा इंटू ₹3। कितना मंथ, तो इंटू हाफ मंथ, तो इंटू 1/2। और कितना परसेंट, 50%, तो इंटू 50%। क्लियर। और सेम विथ ओवरहेड, 2500 यूनिट, रेट ₹2, कितना मंथ, हाफ मंथ, तो 1/2। और कितना परसेंटेज, तो 50%। ठीक है। तो टोटल आपका आ जाएगा WIP इज इक्वल टू हो जाएगा रॉ मटेरियल 100%, वेजेस 50% और ओवरहेड 50%। ये हो गया आपका स्टॉक ऑफ WIP। सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है। और अब लास्ट में फिनिश गुड्स। तो देखिए फिनिश गुड्स कितना दिया है, ये रहा पॉइंट नंबर 3, द कंपनी मेंटेन्स 2 मंथ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स 2 मंथ का है और फिनिश गुड्स वैल्यू होगा टोटल कॉस्ट पे। तो बस फिनिश गुड्स कितने यूनिट थे, तो 2500, टोटल कॉस्ट कितना है, तो 10, और कितने मंथ के लिए, तो 2 मंथ के लिए, है ना। ये देखिए यहाँ पे दिया ना 2 मंथ के लिए। ओके, 2 मंथ। और टोटल कॉस्ट ये रहा, आपको मिला ना यहाँ पे आपके वर्किंग में टोटल कॉस्ट 5 + 3 + 2, रॉ मटेरियल वेजेस ओवरहेड ₹10, है ना। कंफर्म, यस। तो वंस अगेन दिखा देता हूँ, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट 2500, रेट कितना था इंटू 10, है ना, टोटल कॉस्ट। और कितने मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, तो इंटू 2। ये हो गया आपका फिनिश गुड्स। तो टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा, तो इज इक्वल टू रॉ मटेरियल प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स इज इक्वल टू 71,875। कंफर्म, ओके। सो पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4 डन। नाउ पॉइंट नंबर 1 कर लेते हैं, द कंपनी एक्सटेंड 2 मंथ क्रेडिट टू कस्टमर्स। तो कस्टमर को रिकॉर्ड करना है 2 मंथ पे, और कस्टमर कौन है आपके, डेटर्स। तो डेटर्स आएंगे आपके सेलिंग प्राइस पे। पॉइंट नंबर 10, दिया है तो भी सेल्स पे, नहीं देता तो भी सेल्स पे, ठीक है ना। ओके, तो देखिए यूनिट, यूनिट अगेन सेम, सेल्स 12, और कितने मंथ के लिए, तो ये कहता है 2 मंथ के लिए। तो चलिए रिकॉर्ड कर लेते हैं डेटर्स डायरेक्टली आउटर कॉलम में, क्योंकि इसका सब बाइफर्केशन नहीं है, है ना। ये देखिए यहाँ पे स्टॉक में कहता है बाइफर्केशन था, रॉ मटेरियल था, WIP वाज आल्सो देयर एंड फिनिश गुड्स वाज आल्सो देयर। तो हमने क्या किया, हमने इसको बाइफर्केट कर लिया कि भाई ये WIP का, ये तीनों स्टॉक का, और ये टोटल स्टॉक का, ठीक है ना। ओके, नाउ डेटर्स में ऐसा कुछ बाइफर्केशन नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में यूनिट 2500, रेट, रेट आएगा सेल्स, तो सेल्स 12, और कितना मंथ का था, तो 2 मंथ, तो इंटू 2। ओके, चलेगा। चलिए, सो 1 2 3 4 डन। फिफ्थ कहता है द कंपनी इज अलाउड 1 मंथ क्रेडिट बाय सप्लायर्स। सप्लायर मतलब हमारे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स से हमको कितना मिला है, 1 मंथ मिला है, तो क्रेडिटर्स आएंगे लायबिलिटी में। सो ये रहा करंट लायबिलिटी, उसमें क्रेडिटर्स। ओके, और क्रेडिटर्स से हमने क्या किया था, परचेज किया था। क्या परचेज किया था, रॉ मटेरियल। तो क्रेडिटर्स कौन सी वैल्यू पे आएगा, रॉ मटेरियल पे आएगा, है ना। क्रेडिटर्स आएगा रॉ मटेरियल पे। तो रॉ मटेरियल का रेट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का रेट आपका ₹5 है ना, तो ₹5 पे आएगा। चलो
तो सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट 2500, रेट कितना है 5, और कितने मंथ के लिए है, देखिए यहाँ पे 1 मंथ है ना, तो इंटू 1। ओके ओके ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वेजेस एंड ओवरहेड आउटस्टैंडिंग है 1 मंथ के लिए। ओके तो वंस अगेन वेजेस के लिए यूनिट सेम, रेट ₹3 था और कितने मंथ का है, तो 1 मंथ का है। सेम फंडा विथ ओवरहेड, कितना यूनिट 2500, रेट कितना है तो 2, और कितना मंथ तो 1 मंथ। ठीक है ना, तो ठीक है, तो इज इक्वल टू 2500 इंटू 2 इंटू 1। कन्फर्म समझ में आ रहा है? ओके मैं आपको रेट दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा, वेजेस का रेट 3 एंड ओवरहेड्स का रेट 2। ओके तो वेजेस एंड ओवरहेड फिर से कर लेते हैं। तो वेजेस यूनिट 2500, वेजेस का रेट देखिए 3 था, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2500 इंटू 3 इंटू कितना मंथ, तो 1 मंथ, ये रहा है ना, इन 1 मंथ एरियर, तो इंटू 1, और ये हो जाएगा 2 मंथ के लिए, तो 2 रुपीज़, और कितना मंथ, तो 1 मंथ। ओके क्लियर? सो मूविंग फर्दर, सो 1 2 3 4 5 डन, 6 डन, नाउ 7th वो कहता है द कैश एंड बैंक बैलेंस इज एक्सपेक्टेड टू ₹8125, तो आ जाएगा आपका कैश बैलेंस, ये एसेट में यहाँ पे 8125। ओके तो करंट एसेट में कैश बैलेंस 8125, कंफर्म? ओके एंड लास्ट पॉइंट नंबर 8 9 और 10, ये आपका इंफॉर्मेशन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो विद दिस क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब करना क्या है, तो हमको वर्किंग कैपिटल का फिगर निकालना है। सो वर्किंग कैपिटल कैसे होगा, करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को लेस करना होगा। तो देखिए पहले करंट एसेट, तो टोटल करंट एसेट है ना, टोटल करंट एसेट इज इक्वल टू स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके कंफर्म? माइनस liability, so this is your liability, so it will be creditors plus wages plus overhead outstanding, so 25,000. So what will be balance? Working capital will be current asset minus current liability, A minus B, तो A 1,40,000, B 25, current asset 140, current liability 25, 140 minus 25, 1,15,000, तो ये आपका आ गया वर्किंग कैपिटल। कंफर्म? ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, वो ये वैल्यूएशन रूल्स। अगर ये वैल्यूएशन रूल्स आपको याद है तो सब कुछ सिंपल हो जाएगा। मैंने इसका लिंक आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, और मैं चाहता हूँ कि आप ये सम आप खुद एक बार सॉल्व करो, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सम को आप एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। इसका जो भी सॉल्यूशन है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एंड अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स कंफर्म में क्लियर करने का पूरा ट्राई करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।